नमस्कार। मैं संतोष आप लोगों से का अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हो गई हूँ। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम के एक प्रतिनिधि के रूप में, जिसका कि मूल उद्देश्य शिक्षा है और शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से हम एक समाज को सुव्यवस्थित, सुगठित और सुंदर बना सकते हैं, इसी ध्येय को लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। हम लोगों ने जो सेशन लिए, सबसे पहले हमारे सेशन थे पहला शिक्षा की आवश्यकता, हमारे श्री अरविंदो सोसाइटी का परिचय, हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी का की स्थापना कब हुई, इन सबको बताते हुए मैं फिर से इसको दोहरा देती हूँ कि हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी की स्थापना सन 1960 में महर्षि अरविंद जी के माध्यम से हुई। वैसे उनका नाम है तो अरविंद, पर क्योंकि वो बंगाल प्रांत के थे, इसलिए क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि ओ की ध्वनि अधिक आती है। ओ की ध्वनि आने के कारण वह अरविंदो, श्री अरविंदो के नाम से हम करते हैं। विचार उनके थे, उसका प्रसार श्री माँ ने किया और आज हम उस विचारों को प्रसारित करते हुए उनकी धारणाओं को व्यवस्थित कर रहे हैं। धारणा पूरे संसार में, लगभग पूरे संसार में उनके विचारों को कार्यान्वित रूप से कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी थी और आज मैं अब तक मैं बाल्यावस्था के विषय में बात कर रही थी। प्रारंभिक रूप में जैसे कि मैंने बताया कि बालक का के विकास में माता पिता का क्या योगदान होता है छोटे बालक में, पर धीरे धीरे एक बात समझ में आई कि बालक की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब इसमें जो किशोरावस्था है, ये सबसे ज्यादा कठिन काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वय संधि काल है। इसमें ना तो बच्चा बच्चा ही रहता और ना ही वो बड़ा है। बच्चा तो समझता मैं तो भाई बड़ा हो गया, परंतु माँ बाप सोचते हैं ये तो बच्चा ही है। उसके अंदर शारीरिक परिवर्तनों को तो आप समझ पाते होंगे, परंतु उसके अंदर कुछ मानसिक उद्वेग, मानसिक संतुलन, मानसिक असंतुलन, संवेगों का होना, स्थायी भावों का विकास, वो सब जो होता है तो उसको आप समझ नहीं पाते। एक बच्ची का शारीरिक विकास भी माँ को समझ में आ जाता है और एक बच्चे का भी शारीरिक विकास एक पिता को समझ में आता है, पर तो वो ये नहीं समझ पाते कि ये किन मानसिक उद्वेगों की अवस्था में गुजर रहा होगा और किस तरह की बातें इसके अंदर आती होंगी। देखा जाए हार्मोन्स चेंज होते हैं और विचारों में का प्रस्फुटन अलग होता है। कब ये कहना चाहिए कि इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं ज्वार भाटी की अवस्था, कि एकदम विचार ज्वार की तरह से आते हैं और कभी एकदम कभी शांत हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो ये व्यक्ति का सबसे कठिन काल माना जाता है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जान पाता। समझता तो बहुत कुछ है, परंतु जानता वो कुछ भी नहीं है। ये नहीं समझ पाता कि मैं हूँ क्या, मैं आखिरकार किस तरह से अपने को करूं। तो इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि परिवार भगवान का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। हमें इसे मान सम्मान के साथ संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं परिवार ही व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है और परिवार के माध्यम से ही वह सब कुछ सीखता है। परिवार के दिए हुए गुण ही उसके अंदर, परिवार के दिए हुए गुण ही निरंतर विकसित होते जाते हैं और एक जैसा परिवार एक बच्चे को बनाता है, उसी प्रकार से वह विद्यालय में जाकर और अपने व्यवसाय में जाकर एक स्पष्ट आकार ले पाता है। ऐसा हम लोगों का मानना क्या, ये वास्तव में सही बात है कि अगर माँ बाप नहीं देखेंगे तो बच्चा, जिस घर में माँ बाप अच्छी तरह से नहीं देख पाते, उस तरह से क्या कहीं पर मिल सकेगा। जो बालक घर से सीख के आता है वही
वो विद्यालय में करता है, विद्यालय का और वातावरण उसको उसी भांति वो विकसित होता है, और जब व्यवसाय में जाता है तो व्यवसाय से भी वो उसी तरह से कर पाता है। अगर मैं एक बात सोचती हूँ, अगर हम सही ढंग से उस बच्चे की परवरिश नहीं कर पाते, और इस संधि काल में जो कि आपका ये बालक और किशोर के बीच का वह संधि काल है, यदि हम उसके भली प्रकार से उसका ध्यान नहीं रख पाते तो उसके अंदर कई प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। अब देखो, जैसे कि बच्चा जो है सिगरेट पीने लगता है, पता है नहीं कि क्या हो सकता है, पर उसको उसके दोस्तों के साथ रह करके या किसी तरह से वो स्मोक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बच्चे बताते देख कैसे धुआं उड़ रहा है, कितना मजा आ रहा है देख इसमें, और उसे पता नहीं धीरे धीरे कि वो स्वास्थ्य का कितना हानिकारक कर रहा है। और फिर सोचता है कि जो उसके विचार नए नए उत्पन्न हो रहे हैं, उस विचारों को वो धीरे धीरे ऐसा महसूस करता है जैसे मुझे संतुष्टि मिल रही है। और कई बार जन्म मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती है ऐसे लोगों की, क्योंकि उनकी बातों को कोई समझने वाला नहीं होता, वो किसी से कह नहीं पाते, और उनको खुद तो पता ही नहीं होता कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसको कौन समझाएगा? माँ बाप। तो इसलिए अभी मैं आजकल बहुत ज्यादा ये आ रहा है सुशांत का केस है। सुशांत के कोई केस में मैं कई बार सोचती हूँ कि काश उनके माँ बाप उनके साथ रहते होते तो शायद ऐसी परिस्थितियां नहीं बन पाती। अब ये तो पता नहीं क्या स्थिति बन रही है, कि क्या है, केस तो अभी तक नहीं खुल पाया, पर मैं एक बार बैठी बैठी यही सोच रही थी कि क्या अगर इसके माता पिता इसके साथ होते तो शायद कोई भी बाहरी शक्तियां इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती थी। एक मुझे याद आ रहा है, तिल भर भी क्या उड़ सका, तिल भर भी क्या उड़ सका, गिरा हजारों बार, जड़ से कटकर आज तक कौन गया इस पार। जिसको जड़ मिली होती है, जिसकी जड़ मजबूत होती हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, वो वृक्ष पल्लवित तो नहीं होता, फलीभूत नहीं होता, वो अच्छी तरह से सुरक्षित, व्यवस्थित और छायादार नहीं होता। परंतु जिसकी जड़ कट जाती है उसका उसको तो वो तो वृक्ष थोड़े दिन ही थोड़ा हरा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे मुरझाने लगता है, एक समय आता है कि धीरे से कटकर गिर जाता है। इसलिए आज मैं सोचती हूँ कि हर माता पिता की अपने बच्चे के साथ सहभागिता बहुत आवश्यक है। यदि आप अपने बच्चे के साथ सहभागी नहीं बनेंगे, बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे, तो किसी न किसी तरह से भी वो पेड़ की भांति आपका बच्चा भी अव्यवस्थित होकर के नीचे गिर जाएगा, कोई उसकी लकड़ी ले जाएगा, मतलब कोई उसके साथ उसका फायदा उठाने में कोई भी नहीं चूकेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे विनम्र निवेदन है सभी अभिभावकों से, क्योंकि पहले तो लोगों को समझाया ही नहीं जा पाता था। शायद आप सोचते होंगे हमें कौन समझाने वाला था, हमें तो किसी ने नहीं किया, हम क्या कहते हैं अपने बच्चों के साथ, हम ही रह गए क्या, हम बड़ों से भी दबते रहे, अब छोटों से भी। अरे भाई, वो जो समय निकल चुका उसकी तरफ ध्यान मत दो, बल्कि उस तरफ ध्यान दो जो आपके सामने है। हमेशा 3 प्रकार की समस्याओं को अपने साथ मत रखो, जो बीत गई उसे ध्यान मत रखो, जो होने वाली है उसे मत रखो, पर जो सामने है उस समस्या का भली प्रकार से ध्यान रखो। यदि हम समाधान नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वही स्थिति हमारी आगे चलकर विकृत रूप ले जाएगी और समाज को अव्यवस्थित करेगी। अब जो मेन समाज की सबसे प्रमुख इकाई है वो तो अव्यवस्थित, प्रमुख इकाई के अव्यवस्थित होते ही पूरा समाज बिखर जाएगा। इसलिए आप ध्यान दो और ध्यान दो। आज हम इसी तरह से इन्हीं सारी बातों के को लेते हुए बच्चे के, किशोर बच्चे के शारीरिक परिवर्तनों की तरफ न ध्यान देते हुए, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन तो और शारीरिक है वो तो माता पिता स्वयं ही देख लेंगे, उसको अच्छा भोजन कराएंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे, परंतु उसके मानसिक परिवर्तनों की, उनके उसके अंदर जो आवेग आ रहे हैं, मानसिक आवेग आ रहे हैं, उनको संतुलन करने के लिए ही हम आज आपसे विचार कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक बात अवश्य करना चाहती हूँ कि हमारे आप लोगों के साथ न जाने कितनी सारी समस्याएं होती होंगी, हैं, पर हम अपने आधार पर सोच रहे हैं कि हाँ माता पिता को ये वाली समस्या आती होगी, चलो आज हम माता पिता से इस विषय में बात कर लेते हैं, आज इस विषय में बात करते हैं। पर कृपया आप
अपनी समस्याओं को, इन बातों को, जो भी आपके साथ परेशानी है, बालकों से संबंधित है, उनको आप चैट बॉक्स में डालिए और हमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं, तो हम उसका ही सेशन बना करके आपको सुनाएंगे। क्योंकि ये तो हमारा ही आधार हो गया, जो हम सोच रहे हैं कि ये बातें अक्सर माता पिता को आवश्यक होती हैं। ये क्योंकि हम भी अपने अनुभवों के आधार पर बात कर रहे हैं आपसे कि हमारे अनुभव, काश हमें ये समझाया जाता तो आज हम ऐसा कर पाते, आज हम ये करते। तो मैं चाहती हूँ आपके साथ सबकी व्यक्तिगत, एक अभिभावकों की, हर अभिभावक की एक अलग व्यक्तिगत समस्या है। ये तो सारी एक जो हम कह देते हैं, जो मैं बात कर रही हूँ, एक यूनिवर्सल समस्या है, सबकी समस्या है। परंतु कुछ समस्याएं ऐसी भी होंगी जो आपसे संबंधित होंगी, आप उन्हें चैट बॉक्स में डालिए। हो सका तो हम पूरा का पूरा सत्र उससे बताएंगे, हो सकता है कि आपकी समस्याओं का निदान हो सके। तो कृपया आप जरूर इसमें सहभागिता दिखाइए। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, अगर हम आपस में जुड़ेंगे तभी एक तादात्म्य स्थापित होगा। आप हमारी सुने, हम कुछ आपकी सुने और एक नया निष्कर्ष निकाल कर लाएं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने विषयों को चैट बॉक्स में अवश्य डालें, इसके विषय में बताएं जिसे हमें भी पता चले। आज का जो हम विषय ले रहे हैं, अच्छा आप अगर अपने घर में देखिए कभी, क्या आपका बच्चा अधिक आक्रामक तो नहीं हो रहा? दोनों समय है, ये एज जो होती है टीन एज जिसको कहते हैं, विदेशों में जैसे बड़े शहर, बड़े देश हैं जो जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, और जो यूरोपीय जितने देश हैं, वहाँ पर टीन एज में जाकर किशोरावस्था प्रारंभ माना जाता है। परंतु हमारे जो देश हैं उसमें, गर्म देशों में इस अवस्था का प्रारंभ 11 साल के बाद भी होने लगता है। तो इस समय आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, पता नहीं लगता कब बच्चे बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं कि क्या मेरा बच्चा आक्रामक तो नहीं हो रहा, किसी से लड़ता झगड़ता तो नहीं, चीजें तो उठा उठा कर फेंक कर नहीं मार रहा, कहीं क्या कहते हैं किसी वस्तु कहीं एकदम एकांत वासी तो नहीं हो रहा, कहीं अकेले ही तो नहीं बैठने लग रहा, कहीं गुमसुम होके, या फिर एकदम सरेंडर ही तो नहीं कर रहा, जो भी बात मैं कहता हूँ चुपचाप मान लेता, कुछ कहता नहीं। तो आखिर कोई ना कोई तो मानसिक आवेग उसके अंदर होगा। अगर उसके अंदर कोई मानसिक आवेग आ रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका आप सूक्ष्म निरीक्षण करें और उसके आधार पर उसका बर्ताव करें। इस तरह के जो मानसिक आवेग होते हैं किशोरावस्था के, उसी में आज मैं जो बात करने जा रही हूँ तनाव की। वैसे तो बहुत सारे सेशंस हम लोगों ने सोचे हुए हैं, जैसे तनाव है, हताशा है, मतलब टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आपका कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और एडजस्टमेंट है। इन सारी बातों को एक एक करके मैं इस विषय पर बात करूंगी। आज का जो हमने विषय लिया है वो क्या लिया हुआ है? तनाव। अब जैसे तनाव है, तनाव तो दोनों तरह का होता है, एक मानसिक भी होता है, एक शारीरिक भी होता है। शारीरिक उस जब तनाव होता है, नसें खिंचती हैं या कुछ है, तो क्या आते हैं, माँ बाप मिलके मालिश कर देते हैं, किसी मालिश वाले को बुलाते हैं और उसे सहलाते हैं अच्छी तरह से, आयोडेक्स है या कोई भी इस तरह की क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगा देते हैं, जिससे कि वो उसके अंदर गर्माहट आती है और उसकी नसें खुल जाती हैं और ठीक हो जाता है। परंतु मानसिक तनाव में भी एक तरह की मालिश की आवश्यकता होती है। उसके दुलार के, आपके दुलार की जरूरत है, आपके सहानुभूति की जरूरत है, आपके उसको समझने की आवश्यकता है, आपको उसके भावनात्मक रूप में उससे जुड़ने की आवश्यकता है। अगर आप उसको नहीं जुड़ेंगे तो क्या है, बच्चा क्या हो जाएगा? बच्चा तो बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगा और वो क्या है, अपने में जिएगा। जो उसके दोस्त गलत सलत उसको बता देंगे, उसको एहसास करने लगेगा। जो उसके क्या कहते हैं, कहीं किसी को उस आदर्श बना लेगा कि हाँ भैया वो ही बहुत अच्छे हैं, पता नहीं किस बात पे अच्छे हैं, आपको तो पता नहीं, वो उन्हीं का अनुकरण करने लगेगा। और उस तरह से आप कह ही नहीं सकते कि बच्चे का चहुमुखी विकास हो पा रहा है, बल्कि एक तरफा विकास हुआ और वो जो है आपको लगने लगा ये तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, काश मैंने उस समय इसको देखा होता। आपके सामने ये काश वाली स्थिति ना आए, इसीलिए मैं बात करती हूँ। और आइए आज हम आपसे बात करते हैं तनाव की। आपने धनुष देखा है ना,
धनुष देखा है तो धनुष कैसा होता है, इस तरह से इसको यूं करके पकड़ा जाता है। तो जो उसकी प्रत्यंचा होती है वो होती है, उसको आदमी इस तरह से खींचता है। जब खींचता है तो उसमें भी ताकत लगती है, और जो उसका लक्ष्य होता है अगर वो लक्ष्य पर चला जाता है तो ठीक है। अगर उस लक्ष्य पर आपका तीर नहीं जा पाता तो वो स्थिति भी गड़बड़ है, क्योंकि कहीं और जाकर के उस लक्ष्य से हट करके जब उस पर जाएगा तो वो भी अव्यवस्थित हो जाएगी, व्यवस्थित है उसको चोट क्षति पहुंचेगी। परंतु आपने जो खींचा हाथ, तो आपके भी हाथ पर जोर हुई, तो आपने तनाव किया और लक्ष्य पर आप नहीं पहुंचे तो क्या स्थिति होगी, आप सोचिए ना। अगर तनाव, तो अब मैं आपको धीरे धीरे यही समझाने जा रही हूँ कि तनाव क्या होता है। इसी तरह से मानसिक तनाव होता है जी। मानसिक तनाव क्या होता है कि बालक की वो शारीरिक और मानसिक दशा जो उसमें उत्तेजना और असंतुलन पैदा करती है, और वो उस पर किसी परिस्थिति का सामना करने के लिए उसको क्रियाशील बनाती है। वो क्या है, अब आप देखेंगे तनाव में क्या है। सबसे पहले तो बालक है जिसके अंदर तनाव पैदा हो रहा है, उसके सामने एक परिस्थिति है, जब उसके सामने कोई परिस्थिति है तो उस परिस्थिति से का सामना करने के लिए उसके अंदर उत्तेजना और असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। अब और उसके साथ साथ शारीरिक रूप में वो उसके लिए क्रियाशील हो जाता है। तो जब हम किसी कार्य के लिए किसी कार्य को करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। जब शारीरिक और मानसिक स्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं तो हम उस कार्य के लिए अग्रसर हो जाते हैं, और जब अग्रसर होते हैं और उसको हम उस तनाव की स्थिति में जाकर के कार्य कर डालते हैं तो वो तो हो गई सकारात्मक, क्योंकि हमने उस लक्ष्य को पा लिया। जब हमने उस लक्ष्य को नहीं पाया क्योंकि हम तनावग्रस्त हैं, बस रात भर बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, नहीं जी मैं तो पढ़ रहा हूँ है, और सुबह को जब पेपर देने बैठा तो जी वो तो सो गया, क्योंकि सारी रात तो तनाव में बैठा, ना तो उससे लिखा जा रहा है ना कुछ करा जा रहा है, और वो जो है तनाव में इस तरह तनाव में होकर तो जो उसे लक्ष्य पाना था वो तो नहीं कर पाया ना। तो तनाव असंतुलन की वो दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब वो जो तनाव है, अब तनाव एक तरह से सकारात्मक हो गया और एक तरह से क्या हुआ, नकारात्मक भी हो गया। क्योंकि अब इसमें माता पिता का क्या कर्तव्य है? माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि वो उसको समझाएं कि देखो इस स्थिति तक ना आओ, धीरे धीरे आप अपने पाठों को भली प्रकार से पढ़ते रहो। बस एग्जाम की रात जो है, परीक्षा की रात्रि जागने के लिए नहीं होती, बल्कि उसको उस विषय को एक बार दोहराने की होती है। अगर ये बात उसने माता पिता ने समझाई होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि उसके को तनाव होता, और वो तनाव जो है आपका नकारात्मक रूप में जाता, बल्कि वो सकारात्मक स्थिति में जाता। तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि तनाव के कम करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। एक तो होती है जी प्रत्यक्ष विधि, जो बिल्कुल हमें सामने दिखाई देती है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि वो समायोजन किस तरह से कर सके, किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट किस प्रकार से कर सके, हैं। और दूसरी होती है अप्रत्यक्ष, क्योंकि आदमी दुखी बहुत हो रहा है, उस दुख को कम करने के लिए, उस परेशानी को, दुखपूर्ण को करने के लिए वो जो है उसका प्रयोग अचानक ही करता चला जाता है। तो बालक की जो ये दशा है, अभी हम बात करते हैं आपसे प्रत्यक्ष कारणों की, कि प्रत्यक्ष कम करने की विधियों से। अब सबसे पहले क्या हुआ आपका, अब आप सोचिए कि बाधा का विनाश। अब कोई बच्चा है, स्टैमरिंग बहुत करता है, बहुत ही हकलाता है, तो जो है हकला रहा है, अब वो जब बात करता है तो संकोच होता है उसे। अब क्या करें, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको हकलाहट होती है तो आप मुंह में पान लेकर के बात करिए, हकलाना नहीं होगा।
परंतु ये मैंने देखा तो नहीं, प्रयोग करके तो नहीं देखा, सिर्फ सुना है। पर हाँ, ये मैंने ज़रूर देखा कि अगर आप शंख बजाएँ, जितना शंख बजाएँगे तो आपकी जो ये गले की प्रतिक्रिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग होगी, धीरे-धीरे आपके अंदर हकलाहट बंद हो जाएगी। और हकलाने से उसके साथ-साथ अगर आप उसे समझाते जाएँ कि देख ये शब्द तो तूने ठीक बोला, ये ठीक है। जब वो रुकता है उसकी तरफ आप ध्यान ना दें, तो क्या किया आपने? उसकी बाधा का विनाश कर दिया कि उसके अंदर ऐसे ही कोई भी आपके सामने कोई परिस्थिति इस तरह की आ रही है, उससे पहले आपने उस परिस्थिति को समाप्त किया। तो ये हो गया आपका प्रत्यक्ष रूप से निवारण। किसी भी चीज़ का कि कोई भी तनाव करने के लिए आपने एक प्रत्यक्ष विधि में समायोजन करके उस बाधा का विनाश कर दिया। अब उसे दूसरा अन्य उपायों की खोज। अब कोई परेशानी तो आपके पास आई है, कोई परिस्थिति ऐसी है जिससे आप अनुकूल नहीं हो पा रहे, तो क्या करते हैं कि हम उसके बाद किसी अन्य उपाय के माध्यम से उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। वो बताइए कैसे? जैसे आप सोचिए, कोई बच्चा अमरूद के बाग में खड़ा है या आम के बाग में खड़ा है, किसी भी फल के लिए। उसने देखा एक पीला-पीला बहुत ही स्वादिष्ट, देख के उसके मुँह में लार आ रही है कि इस फल को मैं कैसे तोड़ूँ? और वो उचक रहा है, ऊपर से उछल रहा है, बार-बार उछल रहा है, तो पर वो तो हाथ नहीं आ रहा। उसने काफ़ी कोशिश की कि इस पत्ती की टहनी को झुकाऊँ, ये कुछ नहीं हो पा रहा। अब उसने चारों तरफ देखा उसे, चारों तरफ देखा तो उसे एक डंडी दिखाई दी। वो गया, उसने डंडी दिखी, या उसे डंडी भी नहीं दिखाई देती, एक झुका हुआ पेड़ दिखाई देता है, उसकी वो डंडी तोड़ लेता है। उस डंडी से तोड़ के वो अमरूद को तक उसको करके गिर लेता है। तो क्या किया उसने? एक अन्य उपाय की खोज की और अपने तनाव को दूर कर लिया और लक्ष्य प्राप्ति में सफल रहा। अब कई बार क्या होता है, अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। अब कई बार क्या है, हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्रतिपूर्ति तो हो नहीं रही, उसकी पूर्ति हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति है कि हम उस परिस्थिति में जाकर अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर रहे। मान लीजिए कि आपके बच्चे को क्रिकेट खेलने जाना है, बाहर तेज बारिश हो रही है, और तेज बारिश के आजकल कोरोना के उसमें भी आप तो उसको इजाजत नहीं दे रहे कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। पता नहीं किस किस तरह के बच्चे थे होंगे, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। फिर आपने क्या किया कि पहले तो थोड़ी देर उससे दोस्ती की तरह से बात की, और फिर उससे कहा, आजा चल बैठ के ना चेस खेलते हैं, तुझे आता है चेस खेलना? चेस खेलने से अब बहुत अच्छी राजनीति आ जाती है, बहुत दिमाग चलता है, ये दिमाग का खेल है, ऐसा वैसा खेल नहीं है ये। तो तू क्या कहते हैं, आजा। और आपने उसको बैठाया, उससे क्या हुआ, आप दोनों की बॉन्डिंग हो गई, उसने भी चेस खेलना शुरू कर दिया। चेस नहीं तो आप ये लूडो भी खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी भी खेल सकते हैं, और भी कई तरह के खेल हैं जो इंडोर गेम हैं, आप उसको खेल सकते हैं। तो क्या किया आपने? अन्य लक्ष्यों का प्रतिस्थापन कर लिया। उससे क्या हुआ, एक बच्चे के अंदर जो तनाव की स्थिति वो समाप्त हो गई। अब इससे क्या हुआ कि आप खुद अन्वेष हैं कि मेरा बच्चा तनावग्रस्त हो ही कैसे सकता है, वो तो शायद जीवन व्यतीत कर रहा है कितना अच्छी तरह से, वो तो खुश होगा ही। वो कहेगा, अरे मेरे पापा कितने समझदार हैं, मेरे को किस तरह से उन्होंने एक दूसरी तरफ ले गए। और मेरे को क्रिकेट जाके भी क्या करता, थोड़ी देर तो लड़ाई होती है, एडजस्ट करना पड़ता है, इधर से खेलना है उधर से, और फिर मैं झीकता हुआ गंदा संदा होके घर आता। पर आज तो बहुत ही मजा आ गया, मेरा तो दिमाग खुल गया कि ऐसा भी होता है, किस तरह शय और मात होती है। इस तरह के उसके अंदर वो आए। तो उसके बाद जो है, अब एक और नए प्रत्यक्ष निवारण पर चलते हैं, कम करने, तनाव कम करने की विधि पर चलते हैं। वो है व्याख्या व निर्णय। व्याख्या और निर्णय में क्या है, अब बच्चा जो है, बच्चा आया घर पर, बहुत दुखी है, बैठा हुआ है, अपना रिपोर्ट कार्ड हाथ में ले रहा है, या रिपोर्ट कार्ड हाथ में नहीं ले रहा, उसके पापा पूछ रहे हैं, हाँ भाई मैथ में कितने मार्क्स थे, या इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? पापा मैं तो फेल हो गया। हैं? तू फेल हो गया? क्या हुआ था तेरे साथ जो तू फेल हो गया? ठीक है पापा, मैं क्या बताऊं, मैं तो, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्यों फेल हो गया। उसने कहा, सारी रात तो तू सोया था, फिर तू क्यों फेल हो गया? है, सारे साल भी पढ़ता है, फिर क्या बात थी? तो उसने बैठ करके, चल दोनों सोचते हैं कि क्या करना है, ये बता तेरा सारे क्वेश्चन सही हुए थे? उसने कहा, हाँ पापा हुए थे, पर 2 क्वेश्चन छूट गए।
उसने कहा 2 क्वेश्चन क्यों छूट गए? बाकी बच्चों के भी छूटे थे? कि नहीं पापा, बाकी के नहीं छूटे, बस मेरे ही छूट गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? तेरी स्पीड बहुत कम है। शायद ऐसा ही होगा कि मेरी स्पीड कम है। तो मैंने कहा अच्छा, अब तू एक काम कर, मैं बोलता जाता हूँ और तू लिख, है ना? जैसे गणेश जी करते थे ना, कि गणेश जी लिखते ही चले जाते थे। व्यास जी से उन्होंने कह दिया था जहां आप रुके वहीं मैं महाभारत लिखना छोड़ दूंगा। और उसी तरह से तू क्या कर, फटाफट लिख और मैं बोलता जाता हूँ। और उन्होंने तो सारे क्वेश्चन के आंसर उसको इतनी तेजी से स्पीड दिला दी। और जब वो तेजी से स्पीड दिलाई तो क्या हुआ कि बच्चा तो बहुत होशियार, अरे मेरे पापा और मम्मी से जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने। और अगली बार जब गया कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, जल्दी से उसके पास 5 मिनट क्या 10 मिनट बच गए कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर को उसने इतनी अच्छी तरह से दिला। अब बताइए, आपने उसका तनाव कम कर दिया कि नहीं कर दिया? अब ये वाली बात तो ये तो हो गए हमारे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कारण, जो कि हमें सामने के सामने दिखाई देते हैं। आइए चलिए थोड़े से अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तनाव को कम कर, अप्रत्यक्ष कारण जो कि दुखपूर्ण तनाव हो जाते हैं, उसको कम करने की बात करें। ये जो वो निवारण के उपाय आपको बता रही हूँ, इस समय जब तनावग्रस्त बच्चा होता है तो वो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ माता पिता ऐसा करते हैं कि उसको उस दुख से उबार लाते हैं। तनावग्रस्त बच्चा दुखी तो हो गई, अब उसमें सबसे पहले कारण है आपका, सबसे पहले एक तरीका है शोधन। शोधन माने सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है? अब आपको एक छोटी सी बहुत बात है, किशोर अवस्था वाला बच्चा हो रहा है, उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर तो पैदा हो रही है, पर वो खुद भी नहीं जान रहा और माता पिता को इस तरह की बातें करने में हिचक है। तो बच्चा क्या करे? पर माता पिता बात तो नहीं कर पा रहे, पर उसकी जो है उसकी झिझक को उसकी परिस्थिति समझ बहुत अच्छी तरह पा रहे हैं, पर क्या करें? तो क्या करते हैं, उसको उस समय अगर कोई समझदार माता पिता होता है तो उसको भाई वो ये किसी भी समस्या का समाधान तो हो नहीं सकता, तो क्या करते हैं, उसको साहित्य में, लिटरेचर में, संगीत में, कला में और कई अन्य चीजों में उसका रुझान पैदा कर देते हैं कि जा तू ड्राइंग बना के देख। तो वो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें फुलफिल हो जाती है और वो धीरे धीरे उन सब बातों से हट करके वो दूसरी बातों में लगता चला जाता है। मुझे एक अपनी बात याद आ रही है कि मेरी दादी एक बात बताया करती थी। आप सोचो मेरी उम्र बहुत है, मेरी दादी की किस समय की स्थिति होगी जब ना टीवी होते थे, जहां तक मैं सोचती हूँ शायद रेडियो भी नहीं होंगे, रेडियो भी किसी किसी घर में होते होंगे। लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, लड़के, देखो एक माँ अपनी बेटी को अच्छी तरह समझ सकती है और बाप अपने बेटे की सारी आवश्यकताओं को समझ सकता है। तो मेरी दादी एक बात कहती थी, तब तो मुझे समझ भी नहीं आती थी। वो कहती थी हमारे टाइम में क्या करते थे, लड़कियों को बाहर तो जाने नहीं देते थे, दाल और चावल को मिला के उनके हाथ में दे देते थे कि इसको सबको अलग कर अभी बैठकर। अब बच्ची जो है बड़ी तो होती जा रही है, उसके अंदर भी डिजायर्स पैदा हो रही हैं। अब वो क्या कर रही है, उस दाल और चावल को अलग अलग करने में पूरा सुबह से शाम तक लग रही है। और लग रही है तो उसका क्या है, एक उसकी दृष्टि केंद्र या कहना चाहिए उसका, उसके अंदर बहुत अच्छा किसी भी केंद्रीकरण को करने की शक्ति बहुत आ गई। हर चीज को एकाग्रता, उसके अंदर जो एकाग्रता की शक्ति बहुत आ गई। जब उसके अंदर एकाग्रता की शक्ति आ गई तो वो हर काम कर लेगा। सबसे बड़ी कमी क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता अगर किसी के अंदर है तो चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो अपने काम को बहुत ही कुशलता से कर सकता है। अब दूसरी बात आकर लेते हैं, ये है पृथक्करण। एक बार ये क्या होता है, जब बच्चे साथ के खेलते होते हैं तो कोई एक दूसरे को चिढ़ा देता है। अब जब चिढ़ा देता है तो दूसरा बच्चा क्या कहता है, मैं इन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूंगा, ये इसने इसने मेरे पापा को ये कह दिया, इसने मेरी मम्मी को ये कह दिया, क्योंकि वो उसे अपने ऊपर ले लेता है। वो उस मजाक को जो है बर्दाश्त करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती और वो क्या करता है, ये विड्रॉल कर लेता है अपने को, मैं इनके साथ खेलता ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं इन लड़कों के साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगा। अब घर आ गया, पापा पापा कह रहे हैं आज तू उनके साथ क्यों नहीं खेल रहा भाई? मैं कहा, पापा मैं नहीं खेलूंगा, उसने आज ने मेरे को कह दिया मैं इन लोगों के साथ बात ही नहीं करूंगा।
अगर आप अच्छे माँ बाप हैं तो क्या कहेंगे, बेटा ऐसे तो जिंदगी चलती नहीं। आप अपने मन में सोच रहे हैं ये तो समाज है, समाज में तो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, चाहे अच्छे लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा, बुरे लोगों के साथ, पर उसमें एडजस्टमेंट कैसे करें। तो क्या करते हैं, या तो उसके शिक्षक से जाके बात करते हैं। अगर शिक्षक से भी शिक्षक का बात नहीं है तो मोहल्ले से, मोहल्ले के बच्चों को आपस में बुला के बात करते हैं। अगर वो उससे भी वो नहीं होते तो अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग बनाते हैं और उससे कहते हैं, बताए जो लोग व्यंग करते हैं ना, ये ताकतवर लोगों के लिए कमजोर लोगों का हथियार है। जो कमजोर लोग होते हैं वो हमेशा व्यंग मारने में होशियार होते हैं कि जिससे इसके दिल पर लगे। अब तेरे लग गई दिल पर तो तू कमजोर बन गया ना, तू क्यों, तू स्ट्रांग रहे। ऐसी तो दुनिया भरी क्या, और एक शब्द आता है, हाथी चलता रहता है कुत्ते भौंकते रहते हैं। तू अपना आराम से चल। जो स्ट्रांग पर्सन है वो कभी किसी को नहीं देखता, वो क्या करता है, अपने काम की तरफ ध्यान देता है। अब तो उसको लगा कि मेरे पापा मम्मी ने तो मेरे को इतनी अच्छी बात है। अब जब भी वो कोई कुछ कहते हैं, चिढ़ाने की कोशिश करते हैं या कुछ है, उससे अपने पापा और मम्मी की ये वाली बात याद आ जाती है। और वो क्या करता है, आगे अपने काम की तरफ ध्यान देता हुआ, सब लोगों के साथ हंसता खिलखिलाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर दुख वाली बात नहीं होती है। अब एक और कारण है, उसको कहते हैं प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन आप समझेंगे कि क्या है, रिग्रिएशन। उसमें क्या होता है कि जैसे एक भाई है, उसकी छोटी बहन आ जाए, वो तभी पैदा हुई है, तो स्वाभाविक है कि पूरा का पूरा घर उस छोटे बच्चे की तरफ, एक नवजात शिशु की तरफ ही केंद्रित हो जाएगा। जब वो केंद्रित हो जाएगा तो वो तो उपेक्षित होने लगा। अब उसको ये बहुत बुरा लगता है कि ये क्या है। तो प्रत्यावर्तन मैंने पीछे की तरफ घूमना। वो बच्चा क्या करने लगता है कि वो उस पीछे की तरफ ही देखने की कोशिश करता है कि अरे हैं, और पीछे की तरफ का सोचता है। उसे इतनी बुद्धि तो बच्चे में नहीं होती कि किस कारण ऐसा हो रहा है। तो वो उससे क्या करता है, बिल्कुल जैसा व्यवहार उस छोटे बच्चे के साथ होता है वैसा ही है। जैसे उसको हटा के कहेगा मुझे गोदी में बैठाओ, मुझे गोदी में बैठाओ, जबकि वो बड़ा हो गया है काफी। मुझे भी इसी तरह से दूध पीना है, इसी तरह से दूध की बोतल से दूध पीना है, ऐसे करना है मुझे भी इसी तरह से। और खुद जानबूझ के, कभी जानबूझ के जमीन पर रेंगने लगेगा जैसे छोटे बच्चे की तरह से करते, जैसा व्यवहार करता है। तो ऐसे में बताइए माता पिता को क्या चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वो उस बच्चे को उपेक्षित ना करें। वो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे की तरफ लौट जाए। जितना उसे आगे बढ़ना चाहिए था वो पीछे की तरफ लौट जाएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियों में। तो हमें क्या चाहिए कि हम अपने बच्चे को प्रत्यावर्तन की स्थिति में ना लाने दें, विकास की स्थिति में ही आगे बढ़ाएं। तो उसमें हमारी थोड़ी सी गलती हो जाती है कि हम उसकी तरफ वो वाला ध्यान जो पहले देते थे वो नहीं दे पा रहे थे। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को उस बच्चे पर अपना पूर्ण ध्यान लगाने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चा भी स्वस्थ, वो तो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ही। एक स्वस्थ मानसिकता का बच्चा हमें तभी मिल पाएगा जब हम उस पर पूर्ण रूप से उसका ध्यान दे पाएंगे। अब आ जाइए कि कई बार बच्चों की कल्पनाएं पूरी नहीं होती। वो क्या करते हैं, अब आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, सामाजिक स्थिति भी हो सकती है, राजनीतिक स्थिति भी हो सकती है। बच्चा सोचता है मुझे चाहिए ये, मैं ऐसा करूं वैसा करूं। तो जब वो चीज़ पूरी नहीं मिलती तो उसके अंदर डे ड्रीमिंग की आदत हो जाती है, यानी दिवा स्वप्नों की आदत हो जाती है। वो पड़ा पड़ा कल्पना लोक में घूमता रहता है और सोचता है मैं हवाई जहाज में ऐसे जा रहा हूँ, 5 स्टार होटल में ऐसे घूम रहा हूँ मेरे साथ। या फिर किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड है, उसको देख करके सोचता है कि इसको तो गर्लफ्रेंड मिल गई, मेरे को नहीं। तो वो सपने में सोचता है, दिन में सोचता है मैं उसके साथ घूमने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ है, उसकी तरफ से देख ही नहीं रही। अब ये चीजें जब डे ड्रीमिंग होती हैं तो वो क्या है, बच्चे को कुछ दे तो पाती नहीं है, उल्टे उसके अंदर अपने में कल्पना लोक में विचरण करने की आदत डालती रहती है। और उससे क्या है, बच्चा एक काल्पनिक रूप हो जाता है, यथार्थ रूप में व्यवस्थित नहीं हो पाता। मुझे हरवंश राय बच्चन की एक कविता याद आती है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। उसी में एक पंक्ति है, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, स्वप्न पर भी मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले,
ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। आंख में हो स्वप्न, लेकिन पांव धरती पर टिके हों। जो स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, स्वप्न पर भी ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले। तो आपके माता पिता दोनों का एक कर्तव्य है कि बच्चे को सपने दिखाने से पहले, कि वो सपने तो जरूर ऊंचे ऊंचे देखें, पर अपने जमीन को, पैर अपने जमीन पर ही टिकाए रखें। क्या होगा कि जमीन पर पैर होंगे तभी उसके जमीन की कठोरता को, वास्तविकता को पहचान पाएंगे। खाली सपनों से कुछ नहीं होता। सपने तो आवश्यक है। अबुल कलाम भी कहते थे कि सपने अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो हमारे अंदर आकांक्षा पैदा नहीं होंगी, हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को ध्यान से रखिए, क्योंकि ये किशोरावस्था में ये अवस्था आती है, और जब सपने पूरे नहीं होते तो बच्चे के अंदर तनाव पैदा होता है। और उस तनाव को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? सही प्रकार से उसे समझा करके कर सकते हैं। अब है एक चीज आती है आत्मीकरण। आत्मीकरण में क्या होता है, आप देखेंगे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, लड़कियां अपनी मम्मी की तरह से होने लगती हैं। जिस ढंग से वो तैयार होती हैं, जिस ढंग से वो कपड़े पहनती हैं, जिस तरह से वो पर्स लेती हैं, अपने को मतलब ये सोचने लगती हैं कि जैसे मैं मम्मी हूँ। और ऐसे लड़का पापा की तरह सोचने लगता है, या जो भी उसने अपना रोल मॉडल बनाया हुआ हो, तो वो जो है उसकी तरह से ही चलेगा, उसकी तरह से बैठा हुआ। अब मैं जब ये बात सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ वास्तव में एक बात सही है कि हर लड़की अपने पति में अपने पिता को देखती है, और हर लड़का अपनी अपनी प्रेमिका में या पत्नी में अपनी माँ को देखता है। उसका कारण मुझे लगता है कि ये जरूर ऐसा ही होगा कि जैसे जैसे उसकी परवरिश होती है, उसने अपनी माँ को देखा तो उसको लगता है कि माँ की तरह से ही होना चाहिए। जो मेरी जीवन संगनी मिले मेरी माँ की तरह से ही हो। माँ बहुत पूजा पाठ करती है, पत्नी नहीं करती, तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो उसने उसमें देख लिया कि ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने पति को देखती है तो कहते मेरे पापा तो ऐसे करते, मेरे पापा दुनिया के बहुत अच्छे हैं। तो वो जो है अपने पति में पिता का रूप देखना चाहती है, और जब वो पिता का रूप नहीं देख पाती तो उसे अंदर से एक खिजन से उठती है, एक कहना चाहिए एक तनाव की सी स्थिति होती है। मैंने तो ऐसा सोचा था, ये तो ऐसा नहीं हुआ। अब क्या हुआ? हाँ, तो अब इसी तरह से क्या है कि अगला हम बात करते हैं निर्भरता। अब जो है बच्चा निर्भर होने लग, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा तनाव में होता है जब, तो वो किसी पर निर्भर होना शुरू कर देता है। अब घर वालों से तो बात नहीं कर रहा, वो उसे किसी ने कहा उस पंडित जी के पास चला जा, उस मौलवी के पास चला जा, उस ज्योतिषी के पास चला जा, तो वो उस पर निर्भर रहने लगता है। जैसे जैसे वो कहता जाता है वो वैसे करना लगता है। तो आप एक बात बताइए, उसका व्यक्तित्व विशृंखलित हुआ या उसका व्यक्तित्व विकसित हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने उससे बात नहीं की। आप उससे बात करिए, आप उसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा करिए कि बच्चा आपसे खुल सके, आपके अपने तनावों को आपके साथ स्पष्ट कर सके और बात कर सके। अब क्या होता है कि कई बार अब एक बच्चे के अंदर एक और बहुत बड़ी बात आती है औचित्य स्थापन की। औचित्य स्थापन में क्या करता है कि गलतियां होती हैं पर उसको बात नहीं करता, और इस तरह के बहाने बनाता है कि वो बहानों को आप नकार ही नहीं सकते। मान लीजिए वो कहीं उसको आने में देर हो गई, बात तो करके आया वो दोस्तों से, पर घर में आकर के वो इस तरह की बातें कर रहा है कि नहीं ऐसा हुआ था। जैसे मान लो मेरी साइकिल में पंचर हो गया, मेरे जो है रास्ते में मेरे से थैला ही गिर गया, नाली में गिर गया, मैं उसको उठाता ही रहा। तो ये होता औचित्य स्थापन। बच्चा जो है इसमें, तो उसमें आप उस समय तो उसकी बात कह दीजिए, हाँ भाई ठीक है, हो गया होगा बेटा, हो गया होगा। पर अकेले में उससे कहिए, पता है मैं तेरी माँ हूं, तुझे पता है? तो सोच रहा है कि मुझे नहीं पता चला। किसी के सामने मत कहिए, पर सामने तो उस पर दिखाइए कि हाँ ये विश्वास कर रही हूँ मैं, है, पर पीछे जो है आप उसको बता दीजिए
ठीक है बेटा, माँ हूँ, और जो तूने बहाने बनाए हैं, जो तू इस तरह से कर रहा है, वहां सब लोगों को तो तूने बेवकूफ बना दिया, सबको विश्वास में ले लिया, पर मेरे को तो विश्वास में नहीं ले पाएगा। और मैं समझ गई कि तेरे से, अब बता सच सच क्या बात हुई। तो वो एकदम कहेगा, अरे मम्मी को और पापा को तो एकदम पता चल गया, और वो उसको एकदम क्या करते हैं कि हाँ भाई, बच्चा जो है एकदम सच की स्थिति उगल देता है। और इसी तरह से एक है दमन। अब क्या होता है, कोई चीज ऐसी है कि उसे नहीं मिल सकती, उसको पता है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो उसे अपनी इच्छा, उसको एहसास कराइए, इन बातों को दमन कर दें, क्योंकि जितना आप इसके बारे में सोचेंगे इतने ही आप परेशान होते चले जाएंगे। मैं, क्योंकि समय होता जा रहा है, जल्दी जल्दी आपसे बात कर रही हूँ, और इसी बात को मैं कल फिर दोहरा दूंगी। जैसे एक है, जैसे कि इच्छे प्रक्षेपण, एक बहुत आदत होती है कि प्रोजेक्शन, कि प्रोजेक्ट करता है बच्चा कि जो है ये ऐसा नहीं, ये काम मेरे से नहीं हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन मेथड है, प्रक्षेपण। आपको एक सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बच्चा अपने घर आता है, उसका उस दिन रिजल्ट होना होता है, तो अपने पिता से कहता है, पिता उसका पूछता है, हाँ भाई तेरा रिजल्ट क्या हो गया, क्या रहा? तो एकदम बोलता है, सुनिए वो जो प्रधान जी है ना गांव के, उनका बेटा भी फेल हो गया। तो उन्होंने कहा, हाँ तो तेरा क्या हुआ? उसने कहा, वो जो डॉक्टर साहब है ना, उनका बेटा भी फेल हो गया। तो पिता ने कहा, अरे भाई तेरा क्या हुआ? तो उसने कहा, अरे आप क्या बात कर रहे हो, हमारे गांव में जो वकील है उसका बेटा भी फेल हो गया। तो उसने कहा, अरे मैं इन सब का नहीं पूछ रहा, मैं तेरा पूछ रहा हूँ, तेरा क्या हुआ? उसने कहा, तो क्या आप प्रधानमंत्री लग रहे हो कि आपका बेटा पास हो जाएगा? तो इस तरह के जो आरोप की उसे है प्रोजेक्शन मेथड, कि वो दूसरों पर आरोप करते हुए अपनी बात को कहता है, ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही गलती हुई, बल्कि वो कहता है, अरे ये इसकी वजह से। तो ये सारे जो संवेगात्मक तनाव हैं, उनको दूर करने की हमने आपको प्रक्रिया बताई। और एक है, अच्छा मेरे को एक बहुत इस समय कहानी याद आ रही है, मुंशी प्रेमचंद जी की। वो थे बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब में क्या था कि जो बड़ा भाई था वो तनाव में रहता था और कभी भी पास नहीं हो पाता था। छोटा भाई काम इतना पढ़ता भी नहीं था, सारे दिन भाई उसके पीछे पीछे डांटता रहता था, सुनाता रहता था, परंतु छोटा भाई पतंगे भी उड़ा रहा है, अब कनकौए उड़ा रहा है, सब खेल रहा है, बच्चों के साथ गुल्ली डंडा भी खेल रहा है, और तब भी अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। अंत में जाके बड़ा भाई उसके साथ कंक्लूजन देता है कि वास्तव में गलती मेरी थी, है ना। तो जो है, जो बच्चा अच्छी तरह से अपने काम पर फोकस करता है, अच्छी तरह से उसको करता है, तो वही बच्चा आगे अव्वल आता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को फोकस करना सिखाएं, किसी का ध्यान केंद्रित करना सिखाएं, कार्य कुशलता की प्रवृत्ति बताएं, हर चीज को प्यार से समझाएं, सहानुभूति से समझाएं, और वैसा ही आचरण हम करें जैसा कि हम बच्चे से चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग कुछ इस तरह की बातें जो आपके साथ घटित हो रही हैं, जिसकी समस्याएं आ रही हैं, उनको आप दीजिए, और उसके माध्यम से हम आपके लिए विशेष सत्र या विशेष सेशन तैयार करेंगे और उन समस्याओं का समाधान करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चे के अंदर स्थित हताशा, उससे हम मुक्ति किस प्रकार प्राप्त करें। क्योंकि सोचा तो आज भी था कि हताशा भी करेंगे, पर हताशा का आज हम नहीं कर पाए, क्योंकि तनाव में ही काफी समय हो गया, क्योंकि हम भी तनावग्रस्त नहीं होना चाहते। तो इसलिए हम जो है तनाव को का टॉपिक आज यहीं करते हैं। और आप सबको नमस्कार। आप सबके जुड़ने के लिए हमारा पूरी सोसाइटी की तरफ से आभार, क्योंकि आप एक जागरूक माता पिता हैं, अभिभावक हैं, और अपने बच्चे की तरफ पूरा ध्यान रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आज का सत्र समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।